गौरव का आप सभी को नमस्कार। मैं गौरव शर्मा गौरव मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक चालू करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक रहने वाला है यूनिटरी मेथड, एक एक नियम, जो कि टाइम एंड वर्क का एक पोर्शन होता है और इसे हम कंपाउंड प्रोपोर्शन, मिश्रानुपात के नाम से भी जानते हैं। अब सबसे पहले यह बात आती है कि एक एक नियम होता क्या है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। यदि आप लोगों को किसी एक वस्तु का मूल्य दिया गया हो और आपसे बहुत सारी वस्तुओं का मूल्य पूछा गया हो तो वही आपका क्या कहलाता है, एक एक नियम। जैसे यदि मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोगों को दिया गया है कि एक वस्तु का मूल्य 10 रुपये है, तो आप लोगों से पूछ लिया जाए 10 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा। तो अगर एक वस्तु का मूल्य 10 रुपये है तो 10 वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये। तो ये हमारा क्या होता है, एक एक नियम। एक एक नियम को बेसिक रूप से दो भागों में विभक्त किया गया है और वो दो भाग कौन कौन से हैं। तो अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि एक एक नियम को जिन दो भागों में विभक्त किया गया है उनमें से जो पहला भाग होता है वो पहला भाग होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन और जो दूसरा भाग होता है वो होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। बहुत अच्छे से आप इन चीजों को समझते हुए चलना। अच्छा जी, अब बात आती है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो हम इसे हिंदी में कहते हैं समपक्ष अनुपात। समपक्ष। और जो आपका इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है उसे मैं कहता हूं विषम पक्ष। विषम पक्ष अनुपात। अब जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि समपक्ष जिसके समान पक्ष हों वो तो क्या हो जाता है, समपक्ष। विषम पक्ष जिसके पक्ष कैसे हैं, विषम यानी असमान। अच्छा जी, अब समपक्ष कैसे होंगे, विषम पक्ष कैसे होंगे। जैसे मैं बोलता हूं यदि आपके समपक्ष यानी दो पक्ष समान हैं, तो मैं बोलता हूं यदि एक पक्ष में वृद्धि हो रही है तो इक्वल के दूसरे वाले पक्ष में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर एक पक्ष में कमी हो रही है तो मैंने कहा दूसरे पक्ष में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब कैसे, तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं तो गौर फरमाना आप सभी लोग। मैंने बोला कि 20 वस्तुओं का मूल्य, कोई 20 ऑब्जेक्ट है आप लोगों के पास, तो 20 वस्तुओं का मूल्य यदि मैं बोल देता हूं आपके पास है 100 रुपये। कितने रुपए, 100 रुपये। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि मुझे बता दीजिए 40 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा। मैंने पूछा 40 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा, तो आप कहते हो भाई 40 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा, 200 रुपये। भाई अगर वस्तु दुगनी हो रही है तो रेट भी दुगनी हो जाएगी। अच्छा जी, मैंने आप लोगों से बोला कि देखो जब वस्तुएं बढ़ी, जब एक पक्ष बढ़ा दूसरा पक्ष भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है क्या। अगर वस्तुओं की संख्या बढ़ी तो रुपयों की संख्या भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर एक पक्ष में वृद्धि हो रही है तो दूसरे पक्ष में भी क्या हो रही है, वृद्धि। तो ये तो मेरा कौन सा पक्ष होता है, समपक्ष, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर ऐसे ही मैं विषम पक्ष की बात करता हूं तो मैं आप लोगों से कहता हूं विषम पक्ष यानी मैंने बोला अगर एक पक्ष बढ़ रहा है तो दूसरे पक्ष में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और अगर एक पक्ष में कमी हो रही है तो दूसरे पक्ष में क्या हो जाएगी, दूसरे पक्ष में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये मेरा क्या होता है, विषम पक्ष। अब बात आती है इसके भी एग्जाम्पल की, तो मैं इसके भी एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों से बोलता हूं, मैंने आप लोगों से बोला कि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 व्यक्ति किसी कार्य को कर रहे हैं 100 दिन में। कितने दिन में, 100 दिन में। तो मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं कि मुझे बता दीजिए 40 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो हम अगर इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 50 दिन। मैं अभी सारी चीजें आप लोगों को समझाऊंगा कि ये चीजें आपकी कैसे आ रही है। तो बस अभी हम केवल समपक्ष और विषम पक्ष की बात कर रहे हैं। तो मैंने देखो आप लोगों से क्या बोला, मैंने बोला देखो अगर एक पक्ष में वृद्धि हो रही है तो क्या दूसरे पक्ष में कमी हो गई क्या,
दूसरे पक्ष में क्या हो गई, कमी। मैंने बोला व्यक्तियों की संख्या बढ़ी लेकिन दिन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, तो ये मेरा क्या कहलाता है, विषम पक्ष, यानी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये हमारे यूनिटरी मेथड एक एक नियम को दो भागों में बांटा गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, समपक्ष और विषम पक्ष। समपक्ष में जो आपके दोनों पक्ष होंगे वो समान चलेंगे, अगर एक में वृद्धि तो दूसरे में भी वृद्धि, अगर एक में कमी तो दूसरे में कमी। अगर मैं बात करता हूं विषम पक्ष की, तो दोनों पक्ष अलग अलग चलेंगे, अगर एक में वृद्धि हो रही है तो दूसरे में कमी, और दूसरे में कमी हो रही है, पहले में कमी हो रही है तो दूसरे में क्या होगी, वृद्धि। तो एक बार आप इन चीजों को देखिए, फिर हम धीरे धीरे इसके ऊपर आगे चलते हैं। चलिए अब यहां से हम एक फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, छोटा सा फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है, बड़ा आसान सी चीज है, बस आप लोगों को थोड़ा सा समझनी है। आप बिना फॉर्मूले के भी क्रॉस मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये चीजें फॉर्मूले सिखा रहा हूं। चलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि हमने टाइम एंड वर्क में हम जो पढ़ते हैं कि यदि व्यक्तियों की संख्या को उनकी कार्य क्षमता से गुणा करते हैं तो मेरे पास टोटल वर्क आता है। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 10 व्यक्ति एक दिन में एक काम कर रहे हैं, 10 व्यक्ति एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, तो मैं बोलूं 20 व्यक्ति एक दिन में कितने काम करेंगे। तो भाई नॉर्मल सी बात है, अगर 10 व्यक्ति एक दिन में एक काम कर रहे हैं, व्यक्तियों की संख्या दुगनी हो गई तो काम भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से कहता हूं अगर आपको वर्क डन निकालना है, कुल काम निकालना है, मैंने आपसे क्या बोला, अगर आपको वर्क डन निकालना है, कुल काम निकालना है, तो आपका जो वर्क डन कुल काम होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होता है n गुणा t, या फिर आप इसको d लिख सकते हैं, d लिख लीजिए। और कभी कभी घंटों की भी संख्या दे दी जाती है तो मैंने उसको बोल दिया आवर h। यहां पर जो आपका n होगा, यहां पर जो आपका n होगा वो आपका होगा व्यक्ति या वस्तु की संख्या, व्यक्ति या वस्तु की संख्या। जो आपका d होगा ये आपका क्या होगा, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। और जो आपका h होगा वो आपका होगा घंटे या मिनटों की संख्या, घंटों की संख्या। तो आशा कर रहा हूं ये चीजें छोटी छोटी हैं जो आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। कुल काम अगर आपको निकालना है तो n गुणा d गुणा h, व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या गुणा समय, पूरा समय है, दिनों की संख्या, या फिर आपको घंटों की संख्या दे सकता है। तो एक बार फॉर्मूला देखिए फिर हम आगे चलते हैं। चलो उससे पहले मैं एक बात और बोल देता हूं। जैसे हमने बात करी दो पक्ष की, समपक्ष में भी दो पक्ष थे, विषम पक्ष में भी दो पक्ष थे, तो अगर मैं दोनों पक्षों की बात करता हूं तो मैं आप लोगों से एक फॉर्मूला यहां से जनरेट करके बता सकता हूं कि n1, पहले पक्ष की बात कर रहा हूं, गुणा में d1 गुणा में h1 अपॉन, अगर मैं इस कुल काम को पक्षांतरण करता हूं या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो ये कुल काम कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। और कुल काम को मैं दे देता हूं क्या, W1, और इसके साथ मैंने बोल दिया R1 जो मेरा क्या होते हैं, रुपीज होते हैं, बराबर मैं बोल देता हूं N2 गुणा D2 गुणा H2 अपॉन W2 और गुणा में R2। ये मेरा एक पक्ष हो गया, पहला पक्ष है तो मैंने 1 1 कर दिया सभी को, ये दूसरा पक्ष है तो मैंने इसको किससे डिनोट कर दिया, 2 से डिनोट कर दिया। तो ये फॉर्मूला है, आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। मैं वापस बोल रहा हूं, आप क्रॉस मेथड से भी क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो एक बार इन चीजों को देखिए। चलिए इस फॉर्मूले को हम एक साइड में लिख लेते हैं क्योंकि ये हमारे पूरी यूनिट में काम आने वाला है, और फिर हम धीरे धीरे आगे क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो मैंने आपके सामने फॉर्मूला क्या बताया आप लोगों को, n1 गुणा d1 गुणा
H1/W1 गुणा में R1 बराबर N2 गुणा D2 गुणा H2 और बटे में है W2 और गुणा में क्या R2। तो ये हमारा फॉर्मूला जिसे हम यूज करने वाले हैं। चलिए अब धीरे धीरे हम क्वेश्चंस की बात करेंगे और क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। मैं आप लोगों से कहता हूं कि यहां पर मैंने आपको सारी चीजें सिखा दी हैं और सारी चीजें आप लोग सीख भी चुके होंगे। तो अब हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। यदि 15 कलमों का मूल्य 195 रुपए हो तो 25 कलमों का मूल्य कितना होगा। चलिए पहले एक बार बेसिक हम इसे समझ लेते हैं। मुझे बोला गया कि 15 कलमों का मूल्य कितना दिया है, 195 रुपए। मैं आप लोग से कहता हूं कि अगर मैं एक कलम का मूल्य यहां से निकालना चाहूं कि एक कलम का मूल्य क्या होगा, तो एक कलम का मूल्य आपका होगा 195 बटे में कितना 15। 15 एकम 15 बचा कितना 4 और 15 तिया 45 13 रुपए। आपसे पूछा क्या है 25 कलमों का मूल्य। तो मैं कहता हूं 25 कलमों का मूल्य। तो 25 कलमों का मूल्य क्या होगा 25 और गुणा में कितना 13। अगर मैं सोल्व करता हूं 25 तिया 75 और 7 32, तो आपका आंसर कितना जाता है 325 रुपए। अच्छा ये तो बात हुई बिल्कुल बेसिक तरीके की जो हम बचपन में पढ़ते थे, जो एक एक नियम मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि एक वस्तु के मूल्य से बहुत सारी वस्तुओं का मूल्य निकालना। एक वस्तु का मूल्य निकाला 13 रुपए, फिर बहुत सारी यानी कितनी 25 वस्तुओं का मूल्य निकाल लिया, कितना आया 325 रुपए। अगर मैं बात करता हूं कि हम फॉर्मूले में पुट करके इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो आप वो चीज भी एक बार देख लीजिए। चलिए मैंने आप लोगों से बोला कि हम लोगों को जो दिया हुआ होता है क्या N1, हम लोगों को क्या दिया हुआ होता है N1। वो मैंने बोला व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या। तो मैं पहले पक्ष की बात कर लेता हूं। पहले पक्ष में आपको लोगों को दिया गया 15 कलम, तो मेरे पास कितनी वस्तु हो गई 15 रुपए। नीचे आता है कितना मूल्य है 195 रुपए। फिर मुझसे दूसरे पक्ष के बारे में पूछा गया है, तो कितने कलम है 25 और R2 की वैल्यू कितना होगा वो मुझसे पूछा गया है। तो मैं कैंसिल आउट कर लेता हूं। अगर मैं इसे कैंसिल आउट करता हूं तो ये मेरा कितनी बार गया 13 बार। R2 का गुणा 1 से होगा तो यहां पर तो मेरा आ जाएगा R2 बराबर, और 13 गुणा 25 कितने हो जाएंगे 325 रुपए। तो यहां से आप सीधा एक स्टेप में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। तो फॉर्मूले का बेनिफिट यह है कि आपको टाइम नहीं लगेगा ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो एक बार देखिए फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है और क्या कहता है 12 पुरुष एक कार्य 24 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 पुरुष इसको कितने दिन में पूरा करेंगे। मुझसे बोला गया 12 पुरुष, तो मैं कह सकता हूं क्या जो N1 है व्यक्तियों की संख्या वो मेरे पास कितनी हो गई 12। कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं 24 दिनों में, तो D1 कितना हो गया 24। यानी पहले पक्ष की जो जो वैल्यू मुझे दे रखी है वो वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी है। फिर मुझसे पूछा क्या गया है, तो 8 पुरुष, तो 8 पुरुष N2 की वैल्यू 8 कितने दिन में पूरा करेंगे, D2 की वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है। केवल एक स्टेप है जो आपको कंप्लीट क्वेश्चन करा देगा। 8 एकम 8, 8 तिया 24 और 12 तिया 36, यानी 8 पुरुषों को वही कार्य करने में कितने दिन लगेंगे 36 दिन। और यही आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, पक्षों का ज्ञात करना है कि कौन सा पक्ष दे रखा है, कौन सा पक्ष आप लोगों से पूछा गया है। एक बार देखिए फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सामने है, क्या बोला गया है 18 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे लगाने होंगे। वापस वही चीजें, N1 कितने बच्चे हैं 18, कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं 12 दिन में। तो मुझसे पूछा गया है कि इसी कार्य को, जो कार्य इन्होंने किया है, इसी कार्य को
8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चों की आवश्यकता होगी। अब मुझसे व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है तो मैं यहाँ पर N2 लिख देता हूँ और कितने दिन में समाप्त करने की बात की गई है 8 दिन में। कैंसिल आउट करते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 एकम 2, 2 नम में 18 और 9 तिया कितने हो गए 27। यानी जो N2 की वैल्यू आई वो आपकी वैल्यू कितनी आती है 27 और यही आप लोगों का क्या हो जाता है आंसर। बड़े आसान से क्वेश्चन, बहुत सरल टॉपिक है आप लोगों का और यहाँ से क्वेश्चन आपके अच्छे पूछे जाते हैं। पटवारी के अंदर यहाँ से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीट L1 के अंदर अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिल्ली पुलिस के अंदर यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला है, 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक खाई को 18 दिन में खोद सके तो कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस खाई को 16 दिन में खोद सकेंगे। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। मुझसे बोला कितने मजदूर हैं 24, N1 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई है 24, कितने दिन में खोद रहे हैं 18 दिन में, तो D1 की वैल्यू कितनी हो गई है 18, और कितने घंटे कार्य कर रहे हैं तो मुझे बोला गया है 7 घंटे। चलिए पहला पक्ष कंप्लीट, अब दूसरे पक्ष की बात करते हैं। मुझसे बोला 18 दिन में खोद सकें तो कितने मजदूर, यानी N2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते, H2 की वैल्यू आप लोगों को कितनी दे दी गई है 9, और कितने दिन तक कार्य करने की बोला है 16 दिन। अब हमें केवल कुछ नहीं करना, वैल्यू को कैंसिल आउट करना है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 8 एकम 8 और 8 तिया 24 और 3 को मैंने 7 से गुणा किया तो मेरे पास कितने आए 21। यानी मुझे कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी 21 मजदूरों की आवश्यकता होगी। ये मेरा क्या है यहाँ से क्वेश्चन। तो आशा कर रहा हूँ चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, और चीजें समझ में अगर आपके आ रही हैं तो आप लोगों को वीडियो शेयर करना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला गया है, 45 व्यक्ति 300 केजी चावल 12 दिन में खाएं तो 24 व्यक्ति 80 केजी चावल कितने दिन में खाएंगे। अच्छा, मैं आप लोगों से बोलता हूं आप खाना खा रहे हैं, तो मैंने बोला आप काम ही तो कर रहे हैं। मैंने बोला आपने 2 किलो रोटी खा गए, 2 किलो चावल खा गए, तो मैंने बोला 2 किलो चावल खाने में आपने क्या करा, कार्य करा। तो वो 2 केजी जो चावल खाए वो आपके किसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, वर्क के अंदर, काम के अंदर। बात करते हैं। मैंने बोला क्वेश्चन में बोला गया कि 45 व्यक्ति, N1 की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई है 45, 300 केजी चावल 12 दिन में, D1 की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई है 12, D1 की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई है 12, और चावल खा रहे हैं 300 केजी, तो W1 की वैल्यू कितनी हो गई है 300। एक पक्ष कंप्लीट। आगे बोला गया 24 व्यक्ति 80 केजी चावल, 24 व्यक्ति, N2 की वैल्यू 24, कितने दिन में, तो D2 की वैल्यू पूछा है और कितना केजी चावल खा रहे हैं 80। जीरो से क्या गया 0, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी कितने दिन का समय लगेगा 6 दिन का समय। तो D2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है 6, यानी 6 दिन में 24 व्यक्ति 80 केजी चावल खा लेंगे। देखिए एक बार, चलिए बात करते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोला गया है, 35 घोड़ों के लिए 540 केजी अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त है, तो 28 घोड़ों के लिए 720 केजी अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। 35 घोड़े, N1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है 35, N1 की वैल्यू कितनी आ गई है 35, 540 केजी अनाज खा रहे हैं तो W1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है 540,
कितने दिन में खा रहे हैं, 21 दिन के लिए पर्याप्त है, तो D1 की वैल्यू कितनी आ गई है 21। तो मुझसे बोला गया है 28 घोड़ों के लिए, 28 घोड़ों के लिए 720 केजी कितने दिनों के लिए, तो D2 की वैल्यू आपसे वापस पूछी गई है। तो मैं आप लोगों से कहता है अगर मैं इसे कैंसिल आउट करता हूं तो 0 से क्या गया 0, 9 छिंगी 54, 9 8 72, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 से मेरा क्या गया 3, बचा कितना केवल यहाँ पर 35। तो जो मेरी D2 की वैल्यू यहाँ से निकल कर आई है वो D2 की वैल्यू मेरे पास कितने निकल कर आई है 35, यानी 28 घोड़े 35 दिन में 720 केजी अनाज खा सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब बात करते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला गया है। यदि एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकता है तो 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुना कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। अच्छा, एक आदमी है तो N1 की वैल्यू कितनी हो गई 1, किसी काम को एक दिन में समाप्त कर रहा है तो मैंने बोला टोटल वर्क व्यक्तियों की संख्या गुणा में दिन, और काम मुझे फिर कितना मिल जाता है 1, काम मुझे कितना मिल जाता है 1, तो W1 की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो मुझसे पूछा गया 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुने कार्य को, तो 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुने कार्य को, अगर पहले एक काम हो रहा है तो 5 गुना कितने हो गए 5, कितने दिन में करेंगे, तो D2 की वैल्यू पूछी गई है। 5 से क्या गया 5, तो D2 का मान जो आया वो D2 का मान कितने दिन आ गया 1 दिन। केवल और केवल 3 से 4 सेकंड में आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत आराम से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्लेलिस्ट में जाकर भी अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यदि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तो 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। लगभग वैसा ही क्वेश्चन, लेकिन हम इसे सोल्व करते हैं। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में, व्यक्तियों की संख्या कितनी बोली गई है 25, दिन कितने बोले गए हैं 15, और घंटे कितने दिए हैं उसने 8। किसी काम को कर रहे हैं तो मैं काम को मान लेता हूं कितना 1, आप कुछ भी मान सकते हैं जो आपका मन करे, 1 2 3 4 100 200। चलो, फिर मुझसे बोला गया तो 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, कितने व्यक्ति 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उससे दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अगर पहले एक काम हो रहा है तो अब कितने काम हो गए 2 काम हो गए। सोल्व करते हैं। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 55 25, 5 चौके 20 और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, यानी कितने दिन लगे 30 दिन। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। एक बार क्वेश्चन देखिए फिर हम आगे बात करते हैं। आज बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे हम यहाँ पर, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ये आपका टॉपिक है। चलो आगे बात करते हैं। तो
तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, यदि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से, अब आप यहां पर देखिए कि आपको व्यक्तियों की संख्या भी दे दी गई है और वस्तुओं की संख्या भी दे दी गई है, यानी n1 के 2 मान मिल गए, 7 औरतें और 7 झाड़ुएं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करें, तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को साफ करने में कितने घंटे लगेंगे। तो जल्दबाजी में आप 3 ऑप्शन पर टिक मत कर देना कि वहां पर 7 औरतें 7 झाड़ुएं 7 मंजिल 7 घंटे, सब कुछ 7 में चल रहा है तो आप नीचे सब कुछ 3 में चलाते हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। सोल्व करते हैं। 7 औरतें, तो n1 की वैल्यू, एक तो 7 औरतें हो गई और एक हो गई 7 झाड़ुएं, कितने घंटे में साफ कर रहे हैं, 7 घंटे में, और कितनी मंजिल, 7 मंजिल। तो मुझसे पूछा क्या गया, 3 औरतें 3 झाड़ुओं से, 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को कितने घंटे में साफ करेंगे। तो H2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 7 7 49, और 3 का जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो नीचे आ जाएगा, बराबर में क्या है, H2। तो अगर मैं 3 का भाग देता हूं तो 16 या 48, 16 सही 1/3 घंटे, और यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर। तो आपका आंसर कितना आएगा, 16 सही 1/3 घंटे। देखिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है, यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सकें, तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे। अच्छा जी, कितने व्यक्ति हैं, 35 व्यक्ति, कितने मीटर लंबी बना रहे हैं, 49 मीटर। तो W1 की वैल्यू कितनी हो गई, 49। कितने दिन में बना रहे हैं, 3 दिन में। आगे क्या बोला गया, तो 20 व्यक्ति 6 दिन में, 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे, W2 की वैल्यू पूछी गई है। 7 पंजे 35, 7 7 49, 5 चौके 20 और 3 दूनी 6, 7 चौके 28 और 28 दूनी 56। तो मेरे पास आंसर आ गया कि वो कितने मीटर लंबी दीवार बना देंगे, 56 मीटर लंबी दीवार। ये आप लोगों का क्या हो जाता है, आंसर। तो क्वेश्चन है नहीं कुछ, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको अप्लाई करने आने चाहिए, आपको पक्ष ज्ञात करना आना चाहिए। क्वेश्चन आपके चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। देखिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। तो आज की क्लास के लिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, बाकी फिर हम अगली क्लास में इसे कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला गया है, यदि 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाए, तो 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। 12 बढ़ई, n1 की वैल्यू 12, 6 घंटा कार्य कर रहे हैं और कितने दिन, 24 दिन। तो 24 दिन में 6 घंटा कार्य करके कितनी कुर्सियां का निर्माण कर रहे हैं, 460 कुर्सियों का। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, तो 18 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कितने दिनों में, आपको दिया हुआ है 36 दिन में, कितनी कुर्सियां बनाएंगे, W2 आप लोगों से पूछा गया है। तो मैंने काटा 12 एकम 12 और 12 तिया 36, 6 से आपका 6 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 2 एकम 2 और 2 से ये गया 9 बार। तो 115 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो W2 बराबर, मल्टीप्लाई करो, 9 पंजे 45,
9 एकम 9 और 4 13, 9 एकम 9 और 1 10। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1035 कुर्सियां। तो कितनी कुर्सियों का निर्माण हो सकेगा? 1035 कुर्सियों का निर्माण हो सकेगा। एक बार हम वापस थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, शायद कैलकुलेशन कुछ गलत लग रही है। क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 बढ़ई 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियों का निर्माण कर रहे हैं। तो 18 बढ़ई 8 घंटे, रुकिए, एक बार हम इसको वापस कर लेते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में, हमने एक वैल्यू गलत रख दी है, तो उस वैल्यू को हम सही कर लेते हैं। क्या बोला गया था? 12 बढ़ई 6 घंटे कार्य करके कितने दिनों में? 24 दिन में 460 कुर्सियों का निर्माण कर रहे हैं। तो मुझसे पूछा गया था कि 18 बढ़ई 36 दिन और 8 घंटे कार्य करके कितनी कुर्सियों का निर्माण करेंगे। रुकिए, हाँ अब देख लेते हैं। तो 12 एकम 12 और 12 तिया 36, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। तो 460 गुणा 3, 4 तिया 12 और 1 13 और 6 तिया 18। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1380 कुर्सियां। कितना आ जाएगा? 1380 कुर्सियां। तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। तो आज इतना ही, टाटा बाय बाय।